Okay, so hello everybody, good morning, good afternoon by the way, and welcome to the EduphoreIAS, the Hindu analysis class. जैसा कि हम रोज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको दिया गया था। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वही है जो हमने कल डिस्कस किए थे, आर्टिकल्स उसी पे बेस्ड हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये आता है। चलो, so quickly you can write your answer in the comment section as well. First is, consider the following statements. First statement, the 30th edition of exercise Malabar to be held off from Sydney from August 11 and 21. Between 11 and 21, the Quad members will be taking part in this exercise. So what is the correct answer? Kindly put the same in the comment section quickly. So this is, remember, not the 30th edition, this is 31st edition of Malabar exercise. What is Malabar, लोकेशन क्या है, वो सब कल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है सेकंड, दैट इज क्वाड मेंबर्स। सो क्वाड मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। सो ये चार मेजर प्लेयर्स हैं जो इस एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व और पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो गया फिर? सेकंड, ओनली 2 इज करेक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज रिलेटेड टू दिस means the lack of private sector participation in mineral exploration has hindered India's ability to discover and develop economically viable reserves. Examine this statement in the light of recently amended Mines and Minerals Bill 2023. तो इस आर्टिकल को काफी हमने डिटेल में कल डिस्कस किया था, बिकॉज रिसेंट अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट लेके आई है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में 2023 में, वो बिल पास हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी फॉर्मेट में आपने आंसर लिखना है जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया है, IBC, दैट इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, इस बिल जो पास हुआ है वहीं से। फॉर एग्जांपल, द माइंस एंड मिनरल्स Amendment Bill 2023 passed by India's Parliament aims to attract private sector investment in exploring critical and deep-seated minerals in the country. So therefore, you have highlighted the clear-cut objective of this bill itself in your introductory paragraph itself. ठीक है, and 15 marks के लिए question है, तो okay, 15 marks and 250 words, ठीक है। तो maximum 4 to 5 lines of इंट्रोडक्शन, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सो दिस मच वुड बी योर इंट्रो। उसके बाद बॉडी की बात करते हैं, तो बॉडी में आप थोड़ी डिटेलिंग करोगे। इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो 6 मिनरल्स का मैंने बताया था कि जो एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 12 जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं फ्यूचर के लिए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग बिंग ग्लोबल पावर हाउस इन फ्यूचर। सो इसलिए जरूरी है, उसमें से सरकार ने 12 में से 6 जो मिनरल्स हैं उसको डिलिस्ट कर दिया है। यू कैन से कि जो रिजर्व थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए उसको नाउ प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इन 6 मिनरल्स को आप, फॉर एग्जांपल लिथियम, व्हिच हैव बीन रिक्लासिफाइड एज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, मेकिंग देम नाउ एलिजिबल फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग बाय प्राइवेट एंटिटीज। Previously, these minerals were restricted to government-owned entities only, and this was one of the reasons that why private participation till now in India in this particular sector is not as it is in like Australia. जो हमने ऑस्ट्रेलियन मॉडल ऑफ एक्सप्लोरेशन देखा था, तो उसको भी आपने मेंशन करना है अपनी बॉडी पार्ट में। देन आफ्टर दैट आपने ये भी शो करना है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट खुद कहती है कि ऑलमोस्ट 100% ऑफ आवर डिपेंडेंसी जो है ऑन फॉर सच काइंड ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना के साथ रिलेशंस आपको पता है ठीक नहीं है, फिर भी हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है चाइना पे, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑलमोस्ट 100% डिपेंडेंसी है जिसको कि कम करना है। उस कम करने के लिए जरूरी है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, और उसी चीज को ध्यान रखते हुए बिल ये अमेंडमेंट लाई गई है, ठीक है। इस चीज को आपने मेंशन करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you can also mention that what could be the downsides of private private players not participating. So the lack of private sector participation in mineral exploration has hindered India's ability to discover and develop economically viable reserves. That was the statement of your question itself. So this is what you can write as well. In conclusion or way forward, you can give the solutions that how
प्राइवेट प्लेयर्स कैन कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट। इसमें आपने वही सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ठीक है। उसके बाद जो भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कुछ दिक्कतें हैं, हमने देखा कि कुछ ब्लॉक्स हैं या कुछ हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो फॉर एग्जांपल ग्रीन फील्ड में सिर्फ वो नहीं आ सकते थे, सिर्फ ब्राउन फील्ड में, जिसमें कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की कंपनीज ने एक्सप्लोर किया, उसी में अलाउड थे, तो नाउ उसको चेंज करने की जरूरत है। दिस कुड बी द सेकंड वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन। So this is how you can conclude your answer with futuristic or affirmative comments or affirmative lines of solutions. ठीक है? So this would be complete structure of your answer. Fine. So let us quickly start with the today's analysis. चलो, आज आप सबको पता है कि डेट जो है वो 9 अगस्त है, ठीक है। क्विट इंडिया, टॉकिंग अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल टाइम, ठीक है। तो 9 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट। क्विकली हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पेज से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट पेज हमें ये आइडिया दे देता है कि अंदर के पेजेस पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें कवर करने की जरूरत है, ठीक है। चलो, तो पॉलिटिक्स, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे तो अगेन केरला की हाउस ने, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ केरला है, इट हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन इन हाउस कॉल्स फॉर हॉल्ट टू यूसीसी प्लान दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट यू कैन से कि रेजोल्यूशन पास की है स्टेट असेंबली ऑफ केरला ने, ठीक है। पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट असम राइफल्स इन मणिपुर, तो मणिपुर में जो चल रहा है, काफी टाइम से हम इस पे डिस्कस भी कर रहे हैं, हम टैप भी कर रहे हैं इस न्यूज को, एंड अभी भी वायलेंस जो है वो चल रही है। तो इसको हम बस एक छोटा सा न्यूज है कि मणिपुर की लोकल स्टेट पुलिस है, उसने असम राइफल्स के अगेंस्ट केस रजिस्टर किया है। रिटायर्ड जजेस ओपिनियन नॉट बाइंडिंग, ठीक है, ऐसा सीजीआई ने कहा है। ओके, नेक्स्ट सिटी से, दिल्ली सिटी से, तो अगेन आपको मैंने कहा कि जो लोग दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए पेज इंपॉर्टेंट है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। अदर पीपल कैन लिव दिस पेज, हाँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद सिटी पेज, अगेन दिल्ली सीएम एंड एलजी टसल। नेक्स्ट पेज स्टेट्स, स्टेट्स के नेक्स्ट 2-3 पेजेस आपके होते हैं जिसमें मोस्टली हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। सो आप इसको सेफली स्किप कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो तो जरूर उसको देखना भी है, ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं स्किप करना, कि कई बार आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं इन पेजेस पे। फॉर एग्जांपल मॉनसून सेशन चल रहा है तो कोई बिल्स, पार्लियामेंट रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट, टर्म्स, ऐसी चीजें भी मिल जाती। ओके, ये देखो खबर, डिफेंस मिनिस्ट्री टू स्विच टू लोकली बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स अमिड थ्रेट्स, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज हो सकती है हमारे लिए। दैट इज माया ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी इन 6 months। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्चुअली थिंकिंग टू शिफ्ट टू दिस माया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि गवर्नमेंट की ही एक कंपनी पीएसयू ने बनाया है इसको, एंड ये क्या है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन से, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द साइबर अटैक्स केसेस एंड ऑल। नाम याद रखना, इट्स माया। चलो, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज पे हम आ गए हैं, दैट इज एडिटोरियल। जो फर्स्ट स्मॉल आर्टिकल जो आप देखोगे, फॉलोइंग शॉर्ट दैट इज रिलेटेड टू द डेटा प्रोटेक्शन बिल हैव डेफिशिएंसी दैट नीड क्लीनिंग अप। इसके बारे में कल भी हमने डिस्कशन की थी, काफी डिटेल में हम इस पे 2-3 बार बात कर चुके हैं, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। सो इसको दोबारा से डिस्कस करने का सच कोई यूटिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन ए न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इस ये बेसिकली रिलेटेड है, दैट इज आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, एंड नॉट जस्ट इंडिया बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ जिसको हम रेफर करते हैं, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ट्राइंग टू डील और ट्रेड इन देयर लोकल करेंसीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यूएई में गए थे, तो वहां पे एक इंडिया की जो रूपी है एंड दिरहम जो है, दिरहम इज द लोकल करेंसी ऑफ यूएई, तो वहां पे एक एग्रीमेंट हुई थी कि हम ट्रेडिंग या फॉर एग्जांपल दिस ट्रेडिंग पर्पस के लिए या लोकल पेमेंट सेटलमेंट के लिए भी हम
लोकल करेंसी प्लस जो हमारी मैकेनिज्म है लाइक यूपीआई एंड वहाँ की जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको भी इंटीग्रेट करने की बात हुई थी, ठीक है। सो देयरफॉर इस पूरे आर्टिकल में का क्रक्स ये है, ध्यान रखना कि दो तीन चीजें साइमल्टेनियस चल रही है। पहली बात ये कि जैसे रशिया एंड यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, यूएस एंड वेस्टर्न नेशंस इन लोगों ने रशिया पे सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया। रशिया को इन लोगों ने सबसे पहले एक स्विफ्ट मैकेनिज्म है दैट इज इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ दिस transactions basically regulated by SWIFT, that is it's a global. SWIFT is Society for Web. What is the full form of SWIFT? SWIFT is Society for Worldwide International Finance Transactions, ठीक है। So this is what the basically SWIFT is related to. International transaction जो भी होती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने पेमेंट करनी है रशिया को, ठीक है। अब तो रशिया इस चीज का पार्ट नहीं है, उसको निकाल दिया गया, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। बट सपोज इंडिया ने पेमेंट करनी है फ्रांस को, तो ये स्विफ्ट के यहाँ पे मैसेज आता है ट्रांजैक्शन रिलेटेड और वहाँ पे क्लियरेंस होती है, ठीक है। फिर फ्रांस को रिसीव होती है पेमेंट, फाइन, फॉर एनी पर्पस लेट अस से डिफेंस डील्स। सो दिस इज द मैकेनिज्म बेसिकली रिलेटेड टू पेमेंट ट्रांजैक्शंस। सो सबसे पहले वेस्टर्न नेशंस ने लेड बाय यूएस जो रशिया है इसको एक्सक्लूड कर दिया स्विफ्ट मैकेनिज्म से, ठीक है। मींस इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म जो है और इकोसिस्टम है उसी से बाहर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब बाहर हुआ तो अब बात यह हुई कि जो हार्ड करेंसी है वर्ल्ड की दैट इज यूएस डॉलर, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो अब रशिया ट्रेड में डॉलर के टर्म्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, ना सिर्फ डॉलर के टर्म्स में बट यूरो, पाउंड, ये सब जितने भी वेस्टर्न करेंसीज हैं या यूरो है, तो इनके विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस करेंसीज भी जो रशिया है उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, ग्लोबली ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। मींस रिलेटेड टू अदर कंट्री, सपोज रशिया ने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए पेमेंट एंड रिसीट जो भी रशिया को आना है तो वो इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया रशिया को। नाउ ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो इंडिया जैसे रशिया को एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है काफ़ी, हम क्रूड ऑयल एंड ऑल मिनरल्स स्पेशली, इवन की डिफेंस भी डिपेंडेंसी हमारी रशिया पे रही है हिस्टोरिकली भी। तो इसलिए ज़रूरी हो गया कि कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ढूंढा जाए। इस लाइन पे एज एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के चक्कर में हुआ क्या कि रशिया एंड इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया कि हम लोकल करेंसी दैट इज रूपी एंड रूबल जो है ROUBLE रूबल, दैट इज द रशियन करेंसी, कि हम इसमें वो करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। कि सपोज इंडिया कुछ इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम रशिया, तो पेमेंट जो होगी वो किस में होगी, यस ऑफ कोर्स रूपी में, रोबल में, ठीक है। जो भी हमारे रिजर्व्स में रोबल पड़े हैं वो हम एक्सचेंज करेंगे, प्लस अगर हमारे एक्सपोर्टर्स कुछ वहां पे सेंड कर रहे हैं तो दे विल बी पेइंग अस इन रूपी टर्म्स, ठीक है। सो दैट कि जो डॉलर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो फ्लक्चुएशन है, जो करेंसी देश रशिया को बाहर किया गया इस मैकेनिज्म से, उसको ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया। अब दिक्कत ये होगी ओवर द टाइम कि इसके लिए डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, इसके लिए एक आपको चैनल इस्टेब्लिश करना पड़ता है और कॉल इट वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट अब क्या होता है, वोस्ट्रो अकाउंट में यह है कि सपोज रशिया की कोई बैंक है, उसके जो ब्रांच है वो इंडिया में नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि सपोज इंडिया की SBI बैंक में रशिया का जो बैंक है वो बिना ब्रांच ओपन किए हुए इंडिया में अपना एक अकाउंट ओपन करा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन जो होगी वो SBI इंडिया की जो बैंक वो ट्रांजैक्शन रेगुलेट करेगी विद रिस्पेक्ट टू द रशियन बैंक। तो इस तरह से, और सिमिलरली अगर एक्सपोर्टर है तो हमें रूपी रिसीव करना है, रूपी में पेमेंट रिसीव होगी, तो इसलिए रशियन जो इंपोर्टर्स हैं वो हमें SBI में ट्रांजैक्शंस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एंड सिमिलरली रशिया को अगर हमें इंपोर्ट की अगर हम कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी है, तो हम रोबल के उनको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट हैविंग द फॉरेन बैंक ब्रांच इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। ओवर द टाइम हुआ क्या कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली इस एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्रीमेंट। क्यों, रशिया ने ओवर द टाइम ये कहा कि जो इंडियन रूपी है वो काफी फ्लक्चुएट कर रही है, और हायरार्की ऑफ अगर आप टॉप 10 करेंसीज देखोगे तो उस हायरार्की में इंडिया की जो करेंसी वो काफी नीचे आती है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रांजैक्शन लेवल पे अगर हम शेयर की बात करें कि वर्ल्ड इंडिया की शेयर जो रूपी की शेयर है वो 2% से ज्यादा नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे पेमेंट अगर एक्सचेंज की बात करें सिस्टम की। तो इसलिए रशिया ने कहीं ना कहीं सिस्टम को दोबारा से रूपी लेने से मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास रूपी बहुत ज्यादा हो गई थी।
प्लस रूपी होने की वजह से नुकसान ये है कि अगर रूपी में डेप्रिशिएट करती है तो ऑफकोर्स उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी गिरेगी, गिरने की वजह से रशिया को ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी उस सेंस में कि अब ज्यादा आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर द सेम सेट ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो देयरफॉर होने क्या लगा कि इसलिए इन्होंने सोचा कि एक हम कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। सो रूट जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आया वो था चाइनीज युआन। रशिया ने ये कहा कि चलो आप हमें चाइनीज युआन में पेमेंट करो, कि चाइना हमारे से जो भी इंपोर्ट कर रहा है वो भी चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहा है, सो उसके साथ कोई इशू नहीं है सच। इंडिया ने अब क्या किया कि चाइनीज युआन जो भी हमारे रिजर्व्स में चाइनीज युआन देना स्टार्ट कर दिया रशिया को। रशिया के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है। बट इसमें एक और कोरिलेशन ड्रॉ की गई है फ्रॉम द कोल्ड वॉर्स एरा कि उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही चला था। रशिया एंड सोवियत ब्लॉक ने, उस टाइम की सोवियत कंट्री जो यूनियन थी, ऑफ कोर्स रशिया वाज द लार्जेस्ट प्लेयर, लार्जेस्ट कंट्री इन दैट ब्लॉक एज वेल। तो इस तरह की अरेंजमेंट कोई करी गई थी, बट वो अरेंजमेंट भी ओवर द टाइम जो है, और वो भी अरेंजमेंट जो बैकड्रॉप था उसका बैकग्राउंड था वो इसीलिए क्योंकि वेस्टर्न नेशंस ने सैंक्शन लगा दिया था, ठीक है। एंड और कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं था कि इंडिया एंड रशिया जो दोनों हैं वो अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शंस कर पाए, ठीक है, इन डॉलर्स। देयरफॉर बट प्रॉब्लम उस टाइम पे भी देखने को मिली। द प्रॉब्लम वाज सिमिलर टू कंसर्न नाउ ओवर द चॉइसेस ऑफ सुटेबल करेंसी टू सेटल ट्रेड सरप्लसेस केम अप अर्लियर टू व्हेन द सोवियत यूनियन began having trade surpluses on consistent basis। हुआ क्या, द फ्लोटिंग ऑफ द डॉलर इन 1971 led to turmoil to the currency market and the ruble at 10 to a rupee। मतलब 10 रूबल जो था that was equal to 1 rupee, means this was the issue with the Russian side। so रशिया के केस रशिया को ये ठीक नहीं लगी बात कि 10 रूबल पे करना पड़ रहा है 1 रुपए के लिए, ठीक है। so this was virtually left to the market। Problem worsened with the balkanization of the former Soviet Union that left Russia standing separate। The Indian-Soviet agreement had a natural ending at that stage and therefore इस वजह से फाइनली जो एग्रीमेंट था उस टाइम भी एंड हो गया, जो कि सिमिलर आज केस देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं है, चाइनीज युआन की एक लिमिट है, हम ज्यादा से ज्यादा हमारे पास डॉलर्स ज्यादा हैं अगर आप फॉरेन करेंसीज में देखोगे तो ऑफ कोर्स, बट चाइनीज युआन इतनी ज्यादा नहीं है। प्लस हम अपनी डिपेंडेंसी जो है चाइना से वो कम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है चाइना को। तो चाइना को हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, मींस हम पेमेंट ज्यादा करते हैं, युआन हमें रिसीव कम होता है। तो उसकी भी एक लिमिटेड स्टॉक है, तो कब तक हम रशिया के साथ इसमें ट्रेड कर पाएंगे, दिस इज अनदर क्वेश्चन, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद इवन की ब्रिक्स कंट्रीज में भी however problem in the past in settling payment on trade surpluses related to different geopolitical scenario if one compares the situation prevalent now। while the purchase of the yuan to settle Russian surpluses in the prevailing rupee account is currently approved as convenient step by Russia, but there is a history of opposition in the context of BRICS itself to similar use of Chinese currency by the non-Chinese countries। let us say BRICS के other countries भी अगर ये यूज करना स्टार्ट कर दें तो somewhere this will be in the context of setting up a clearing arrangement among BRICS members to settle the consistently large surplus that was held by China। the idea did not work out। तो earlier भी कि चाइना फिर लीडर बन जाएगा, समझ रहे हो, रेगुलेट करने लग जाएगा, उसी करेंसी हार्ड करेंसी बनती जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज चाइनीज युआन में कर रहे हैं। सो अगेन रशिया ऐसा भी नहीं चाहता क्योंकि डोमिनेंस जो चाइना के है वो ब्रिक्स में बढ़ जाएगी अल्टीमेटली, और इंडिया भी नहीं चाहता ऐसा। तो अगेन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे यूएई और इंडिया की दिरहम एंड रूपी की बात की है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अ न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ये जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें राइटर ये बता रहे हैं हमें कि बता रही है हमें कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो नॉर्थ पे डिपेंडेंसी है, जो नॉर्थ के इंटरनेशनल दिस मॉनेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सो कहीं ना कहीं ये जो 4 कंट्रीज हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो लोकल करेंसी में डील कर रही है, दैट इज इंडियन रूपी, रशियन रूबल, चाइनीज युआन एंड यूएई's दिरहम एंड इवन इंडोनेशिया's रुपया, इट्स नॉट रुपया रूपी इंडिया वाली, बट रुपया। Sharing the common goal of local currency transaction, one also notices a geo-economic and political turn with countries in the south getting ready to trade and settle their payments with one another without the use of hegemonic currencies from the advanced economies in the north, means without using the hegemonic currency called dollar, ठीक है, the hard currency that is dollar। So you see कि 5 countries यहाँ पे ऐसी हैं जो local currencies में deal कर रही हैं, transaction कर रही हैं। It means it is showing that somewhere geo-economic has overtaken the geopolitics।
ठीक है, क्योंकि चाइनीज के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, यहाँ आपस में भी इनके रिलेशन काफी हद तक, अभी चाइना रशिया ठीक है बट पहले नहीं थे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल अदर कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, सो ऑफकोर्स सब कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं एक दूसरे के साथ, बट स्टिल इकोनॉमिक के सेंस में देखोगे तो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। It follows as a sequel that the setup will also avoid seeking the help of institutions in the advanced countries, which include International Monetary Fund and World Bank, as well as the private capital. Political differences as well as the disparate status of currencies may crop up an issue, especially with China's role in it. But geoeconomics may prevail over geopolitics to overcome the differences. ठीक है? So what has been given more importance here? Geoeconomics over geopolitics. Fine. It is worth watching the change which heralds the early beginning of a new financial structure where currencies of the South are ready to replace the hegemonic and exploitative order enjoyed by the currencies of the North for much too long. ठीक है, तो कंक्लूड ये कर रही है इस आर्टिकल के थ्रू कि जो डॉलर है दैट इज हेजमोनिक नॉर्थ करेंसी, ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड द न्यू द सिस्टम जो आर्किटेक्चर इमर्ज हो रही है इन द बिटवीन द ग्लोबल साउथ नेशंस, ठीक है, in terms of institution like we have BRICS Bank, we have Asian Development Bank, fine, which was touted as or presented as an alternative to this IMF and World Bank, ठीक है, and plus now the country has started trading or transactions in this local currency. So somewhere these all are to be seen in the backdrop of or as an alternative to the North hegemony in the sense of international monetary these financial institutions and the hard currency called dollar. Okay, so this is all about this article, an important one, something giving different insight, especially the last paragraph is very important. Okay, so do read and revise this theme as well. Next is climate events and an umbrella for urban health. Now issue क्या है? So climate events आप देख सकते हो, बाइपर जॉय, ठीक है, साइक्लोन स्टॉर्म, आफ्टर दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम में आप फ्लड्स देख रहे हो, ठीक है, इवन नॉर्थ में भी बुरे हाल हैं, चंडीगढ़ में भी 3 दिन बारिश लगातार होती रही, अभी भी एज सच, एंड आप हिमाचल में देख लो, आप उत्तराखंड के सिनेरियो देख लो, ठीक है। तो क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से काफी इश्यूज हो रही है, बट उसमें इन्होंने डिफरेंट डायमेंशन आज जो आर्टिकल है उसमें मेंशन है, दैट इज रिलेटेड टू द अम्ब्रेला फॉर अर्बन हेल्थ, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट अर्बन हेल्थ स्पेशली हाउ बिकॉज ऑफ द फॉल आउट ऑफ this क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्बन हेल्थ सिनेरियो जो है या अर्बन लेवल पे जो हेल्थ की स्थिति है, जो कंडीशन है, उस पे कैसे वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड उसके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं, रीजंस क्या हैं, ठीक है। सो ये आर्टिकल इस पूरे आर्टिकल में है, इसको हम क्विकली देख लेते हैं। तो मोस्टली होगा क्या, जैसे फ्लडिंग बहुत ज्यादा है तो वाटर बॉर्न डिजीज होने की चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है, अगर गर्मी ज्यादा हो रही है तो दिक्कत है। सो इवन एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ इज इन वेरियस स्टेजेस, यू मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ अनदर लूमिंग चैलेंज। नाउ व्हाट इज दैट अनदर लूमिंग चैलेंज? कॉमन वाटर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस सच एज टाइफॉइड, cholera, dysentery, leptospirosis, malaria and dengue are likely to impact people in rain affected areas. So these are the major challenges actually in the form of waterborne diseases that we can see as a result of climate change. Conditions in these areas are most likely to be conducive for the spread of water and vector-borne disease, while every section of the population is affected in different ways as a result of such extreme climate events. There is no doubt that households in urban areas, particularly in less developed parts of the city, such as slums and urban settlements, colonies, are likely to be the most vulnerable groups. Okay? A large majority of people in these slums and resettlement colonies live in poverty, working in the informal sector of the urban economy with no social security benefits. So they are underlining here or talking about the problems especially faced by or such diseases actually, people suffering from such diseases, especially those who are vulnerable, poor, working especially in the unorganized sector with no social benefit as such. ठीक है, especially urban slums की बात कर रहे हैं, those who are living in such areas, slums and colonies. ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि स्लम्स में, कॉलोनीज में, बिकॉज वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग ज्यादा इकट्ठे रह रहे हैं, तो वहाँ पे 1 को फैला, 10 को फैला, तो 100 को फैल गया, 1000, मतलब स्प्रेड बहुत ज्यादा है वहाँ, ठीक है।
देयरफॉर अ स्टडी ऑन डिजीज वल्नरेबिलिटी, एक इन्होंने स्टडी की और फाइंड आउट किया रीजन। दो चीजें इनकी इंपॉर्टेंट है। The study highlights two important points. First, while households in general with poor socioeconomic indicators are more vulnerable to malaria, it is urban households when compared to their rural counterparts that are significantly at a much greater odds of suffering from malaria. तो इसी कि मलेरिया होने के चांसेस देखो दोनों को ही हैं, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन दोनों को, बट ज्यादा जो चांसेस है वो कहाँ पे है, अर्बन लेवल पे, एंड ज्यादा जो सिग्निफिकेंटली जो ज्यादा रिस्क है एट वो है किसको, अर्बन पॉपुलेशन को। फॉर एग्जाम्पल इट इज वेल नोन दैट डेंगू टू अफेक्ट्स द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, मोर। एंड सेकेंड पॉइंट, households from climatically high and moderately high vulnerable states are at a greater odds of suffering from malaria, ठीक है। तो moderately high vulnerable states and climatically high one, ये दो ऐसे हैं जो they are at a greater on the greater verge of, let us say, suffering from malaria. These are the two important findings. Post the monsoon season, water and vector-borne disease management officials are on the high alert to monitor and contain the spread of such disease. Controlling the spread of this disease requires a systematic and coordinated effort, not only within but also between two or more states. So this could be the solution. One reason is because of the movement of people between states. बिल्कुल ठीक बात है, दो स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक्सोडस, मास एक्सोडस मींस लार्ज स्केल माइग्रेशन हमें देखने को मिला था कि सपोज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जा रहे हैं तो कोरोना के केसेस उससे उसकी वजह से भी बढ़ रहे थे। शहर के लोग गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ भी कोरोना केसेस हमें ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि माइग्रेशन को हम रोक नहीं सकते, माइग्रेशन अगर हो रही है तो साथ में कोऑर्डिनेट करके स्टेट्स को काम करना पड़ेगा, ठीक है। Therefore, coordinating mitigation and adaptation efforts can be a challenge for the states. Rebuild the health system. Now they are providing the solution that how we can rebuild the health system that would be ready to face such kind of eventualities, ठीक है। Given increasing exposure to unpredictable and extreme climatic events, we need to rebuild the urban primary healthcare system and ensure its resilience. So this is, you can say, the first solution. A resilient health system is one which can respond to emergency situation, prepare well in advance against impending crises, and adapt to changing public health needs. This is the first solution, of course. That is to rebuild the urban primary healthcare system and ensure its resilience. Further, but इसके लिए हमें कुछ प्री रेक्विजिट्स की जरूरत है, कुछ प्री कंडीशंस हैं जो हमें मीट करनी पड़ेंगी। A crucial prerequisite for this is greater public investment with an immediate focus on urban areas that are more vulnerable to climate shocks. So this is the second solution. Next is, a large part of preventing and public health functions are the responsibility of local bodies. What is essential is a special fund from statutory institutions such as the Finance Commission that is targeted towards building a resilient system for the local bodies. So this is the third solution. Okay, or the third point that the government can consider actually. The COVID-19 experience से हम कुछ सीख सकते हैं. It is important to recognize the complexities of the urban health governance with multiple agencies and fragmented care provisioning alongside increasing presence and dominance of the private sector. So private sector की जो participation है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है. So this could be the fourth solution, fourth point of solution. Next could be, with the complex nature of the health and the climate crisis, the current system of vertical disease control program, vertical means from center to the states, ठीक है, needs to give way to a comprehensive health system approach in management of public health programs. So this could be fifth point of solution or fifth way forward that you can provide. An immediate step in working towards this could be the integration of frontline workers across various disease management programs. So this is another point of solution or another solution. Okay? To create a cadre of multi-purpose frontline public health cadres in public areas who would be accountable to communities as well as to the health system. Okay? Next, finally, you can conclude that as a system, we most often work in a resource-constrained environment. Therefore,
such system must integrate in their planning and management the idea that climate change led events are only going to be more frequent and intense. The world needs to be better prepared. So this is what should be your final concluding remarks. So this is how you can extract points, relevant points, useful points from an article. ठीक है. So पेपर पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस नोवेल जैसे पढ़ दिया और छोड़ दिया. No, यूजफुलनेस इज लाइक दिस कि आप उसमें से कुछ लेसन्स ड्रॉ कर रहे हो कि इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम है, स्पेशली अर्बन हेल्थ सिस्टम, उसको हम रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं. व्हाट कुड बी द पॉइंट वे फॉरवर्ड, और व्हाट यू कैन एक्चुअली provide the solution, how you can provide the solutions. So this could be the solutions. ठीक है. So please do even this important is important, fine, especially from the urban health governance. ठीक है. Another smaller article on this page is your opinion page, and that is learnings from the CHIPS Act of the US. We are talking lots about, our Prime Minister even mentioned, we have even discussed our semiconductor this mission and all, and we have discussed 2-3 editorials as well related to that. What are the shortcomings, what are the benefits, how India can move forward on this path. But they are mentioning especially the CHIPS Act of the US and what India can learn from this act. Okay? So let us quickly draw some lessons to see how the US is actually implementing this act. So learning from the CHIPS Act of the US. The United States, CHIPS का full form क्या है? Creating helpful incentives to produce semiconductors and Science Act of 2022. Completes 1 year as law today on August 9. सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट यू कैन से जो फीचर है इस एक्ट का, वो ये कि द एक्ट ऑथराइजेज $52.7 billion over 5 years to boost American competitiveness, innovation and national security in semiconductors. सेमीकंडक्टर बताया, डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी कंडक्टिविटी जो है दैट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसीलिए इसका नाम है सेमीकंडक्टर. ठीक है. जैसे हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स, कि ना पूरे गवर्नमेंट है ना प्राइवेट है. ठीक है. बीच बीच में, इन बिटवीन. So what is important from an Indian perspective is to observe and learn from the US CHIPS Act implementation. As industrial policy has become default policy of choice for national states, the act provides a clear window into the capabilities and structure needed to execute such policies. So this is the first thing. The act is clear cut, providing you the windows and the mechanism or capabilities and structure for successful execution of such kind of policies, which India can learn. While it may neither be possible nor desirable to replicate a specific provisions, we outline they are outlining 4 lessons to help India execute its semiconductor strategy in a better manner. Now, what are these 4 strategies? The first is, the act involves coordination and cooperation between the different agencies or ministries itself. You can say एक बहुत ही important another feature जो है इस एक्ट के, वो ये कि एक्ट इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेवरल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. 4 सेपरेट फंड्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट. तो जो आप देख रहे हो ये फंड 4 डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंडर है, रिमेंबर. सो 4 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस इट्स पॉलिसी सक्सेसफुली. नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो 4 कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आपकी है यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. सारी ही गवर्नमेंट एजेंसी और मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी. डिपार्टमेंट्स is the lead agency administering the $50 billion CHIPS Act for America fund for accelerating semiconductor manufacturing and research. But there are also allocations for Department of Defense. तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसको भी दी गई है कुछ फंडिंग, almost $2 billion for defense unique technologies. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, लाइक जैसे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वैसे ही वहाँ की जो मिनिस्ट्री है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और इसीलिए वहाँ के जो है फॉरेन मिनिस्टर को हम स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं. ठीक है. एंड फाइनली द लास्ट इज नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF. ठीक है. सो इसको भी कुछ बजट एलोकेट किया गया है, कुछ फंडिंग दी गई है.
तो यू कैन सी कि यूएस में 4 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इस चीज को ओवरसी कर रही है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस चिप्स एक्ट। ठीक है, सो क्या इंडिया यहां से क्या लेसन ले सकता है, दैट वी टू नीड टू हैव डाइवर्सिफाइड इन अ मिनिस्ट्री वाइज, स्पेशली द जो चिप्स और सेमीकंडक्टर है, इट इज अगेन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक और यू कैन से इमर्जिंग दिस टेक्नोलॉजी स्पेशली और द रिसोर्स। तो अलग अलग फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ठीक है, सो अक्रॉस द मिनिस्ट्री। सो देयरफॉर वी नीड टू एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस our mission that is called India Semiconductor Mission under different through different ministries as well. So this structure highlights the priority accorded to semiconductors. So ये जो structure है 4 ministry clearing है वो different 4 अलग अलग ministries को देख रही हैं, वो क्या show करता है, this is showing the importance or underlining the importance that has been accorded to the semiconductor industry in US. On the other hand, India's semiconductor industrial policy is being managed mainly by single ministry called MITI, that is Ministry of Electronics and Information Technology. The schemes for manufacturing, assembly, display and compound semiconductors have been assigned to an independent division called India Semiconductor Mission. Okay, so we have single ministry but with different agencies and independent divisions. So this is one of the biggest point of difference between India's and US's CHIPS Act or the semiconductor policy. ठीक है, नेक्स्ट क्या इंडिया में क्या मैकेनिज्म है और स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। सो ISM जो है, दिस इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी सेटअप बाय MITI, दिस MITI विद इन इट्स अथॉरिटी। ठीक है, कि रेगुलेट इस कंपनी को कौन, मिनिस्ट्री करेगी। द पॉलिसी फॉर चिप डिजाइन इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय CDAC, दिस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC, and R&D organization again under the MITI. So ministry is single. The ISM, Indian Semiconductor Mission committee comprises largely MITI bureaucrats, not the technocrats, remember. So this is again issue. In such a technical, such a critical and emerging field, actually we need technocrats and not exactly this committee being overwhelmed by the bureaucrats. While the committee is a good beginning, ensuring that the semiconductor strategy survives beyond government terms requires a whole of government approach along with the lines of the CHIPS Act of USA. कि जो चिप एक्ट है, जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी और मिशन है यूएस की, दैट इज मोर और लेस इट्स अ गवर्नमेंट डोमिनेटेड और गवर्नमेंट लेड। यहां पे भी हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, अब फंडिंग की बात आती है कि वो कंपनीज जो फंडिंग सीक कर रही हैं अंडर द चिप्स एक्ट ऑफ यूएस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। A nodal agency, the National Semiconductor Technology Center (NSTC), has been created to collaborate with the industry and educational institutions. This must become a focus area for India as well. So this is the second lesson that we can learn from the US's CHIPS Act or the semiconductor policy. ठीक है, next is a competent semiconductor engineering workforce is India's quickest. So third, हमें किस चीज की जरूरत है, a competent workforce especially devoted to semiconductor. This would be the quickest route to gaining leverage in the semiconductor industry. Keeping this in mind, Ministry of Electronics and Information Technology has begun a Chips to Startups (C2S) program, collaborating with over 100 universities and colleges. So like the NSTC of US, C2S, that is Chips to Startup, aims to scale up workforce expansion by supporting existing quality training programs. In the Indian case, however, many private training centers prepare chip designers outside the conventional university system. So many private, training centers in India, they are providing training outside the conventional university system. So not the part of the curriculum. This is another point of learning that we can take up from the US. Hence, it is important for C2S to focus on certifying good programs of universities or private training institutes rather than running them. So the job of C2S should be certifying,
affiliating, not of providing or running such programs. Structuring accountability now. The CHIPS Act has also created a CHIPS Program Officer (CPO) to lay down the guidelines for assessing the financial viability of a project. The CPO kind of mechanism has been created in US, while India also has guidelines for assessing the viability of proposals. A lot remains to be done concerning transparency. So this is a third learning that we can have or can take from the US. So the government needs to put out regular monthly progress reports on its semiconductor program, and this will help manage expectations and instill reassurance in India's plans. So this is another solution. The CHIPS Act of US is not just about bringing semiconductor manufacturing back to the US. Fine. Therefore, what India can learn from here is, hence, it envisages a national advanced packaging manufacturing program to help the US gain a disproportionate competitive advantage in the future that today largely dominated by China. Packaging was considered a labor-intensive and low-margin component of the supply chain only a few years ago. However, as downscaling transistors becomes difficult, researchers have zoomed in on advanced packaging techniques that combine multiple semiconductors in multi-dimensional arrangement. तो अभी तक जो चीज लेबर इंटेंसिव मानी जाती थी या लो स्किल्ड मानी जाती थी, उस चीज में भी कुछ इनोवेशन करने की कोशिश की है यूएस ने. In India's case, semiconductor strategy, advanced manufacturing and packaging research are not priority areas of focus. So this is the fourth and the last learning that we can take from the US CHIPS Act, that we need to give focus and priority to the packaging and research as well. This makes sense to the extent that India is currently nowhere in the picture in a high volume chip manufacturing. एक बात है. However, the lessons from the CHIPS Act is that India's strategy needs to identify and invest in research on future technology. This is the crux. Finally, in sum, you can conclude that the CHIPS and Science Act is a useful template for industrial policy in semiconductors. The administrative capacity that the US has marshaled together institutionalizes the act in a manner that will ensure its continuity beyond governments. We urge that India's semiconductor strategists study the positive and drawbacks of this act deeply. Nothing matters more in industrial policy than effective implementation. So therefore, the lessons that we can learn from the CHIPS Act of US is very, very important, imperative, so that we can better execute or implement our own semiconductor mission or the policy. Fine. So this is what we can take away from the CHIPS Act of US. Next, text and context explainer page, and what is Fitch's downgrade of US economy. So not that important to discuss this. What is important for us is this one. What is the जन विश्वास बिल? इसको हमने कल परसों के एडिटोरियल में डिस्कस किया था. 2023 proposed by Center. तो गवर्नमेंट अभी अमेंडमेंट लेके आई है. जन विश्वास बिल 2023 एक्ट 2022 का था, was passed in parliament recently. ठीक है. एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? गिविंग फर्दर बूस्ट टू ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको हमने उस एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था. It proposes to amend 183 provisions to be decriminalized in 42 central acts administered by 19 ministries and departments. यही देखा था हमने कि अब जो पहले पनिशमेंट दी जाती थी, जेल टर्म सपोज प्रोविजन था, अब उसको फाइन से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा कि सिर्फ फाइन लगा के छोड़ दी जाएगी अगर छोटी मोटी कोई इशू है तो. What is Jan Vishwas Bill about? Jan Vishwas Bill 2022 amends 42 laws across multiple sectors including agriculture, environment, media and publication and health. The bill converts several fines to penalties, meaning that तो penalties में आपका fines को convert कर दिया गया. You can see court prosecution is not necessary to administer punishments. इसको हमने discuss किया था with respect to that how bureaucrats और with respect to the separation of powers, उसमें इस चीज को हमने discuss किया था डिटेल में. It also removes imprisonment as a punishment for many offenses. Covered under the Jan Vishwas Bill 2023 are changes in the Drugs and Cosmetics Act 1940, the Food Safety and Standards Act 2006, Pharmacy Act 1948. This has evoked heated debate about its pros and cons among healthcare activists. Fine.
Currently, Act defines 4 categories of offenses: adulterated drugs, spurious drugs, mislabeled drugs, and the cosmetic एक्ट की बात करें, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन 1940, तो ये 4 टाइप्स की कैटेगराइजेशन है इसके अंडर, and not for standard quality drugs. Now, what are the pros and cons of this amendment now? The people are more concerned about, especially the courts. The amendments have brought in sharp criticism from health activists. Fine. So, what are the this criticism? First, it allows manufacturers of not of standard quality drugs to escape significant penalties despite the fact that these drugs can have an adverse effect on the patient. So this is number 1 criticism. For example, drugs that lack the adequate active ingredient or fail to dissolve will not cure the disease it is meant to, and that will result in a poor treatment outcome for the patient. Second criticism is the bill also reduces penalties for owners of pharmacies who violate the terms of their license. The Indian pharmaceutical sector, manufacturing and pharmacies included, are already subject to extremely lax regulation, as evidenced by explosion of scandals recently across the world linked to made in India medicines. कल परसों भी हमने देखा था कि नाइजीरिया में, अदर कंट्रीज में, काफ़ी सारी कंट्रीज में इंडिया मेड जो सिरप्स हैं उससे कुछ बच्चों की डेथ भी हो गई है, प्लस WTO ने भी कहा है कि इंडियन मेड सिरप जो है वो सेफ नहीं है. So these are the issues actually he is underlining, that is a lax regulation in the made in India drugs and all. So therefore, that laws should not become a cost to operation component for companies, but should install in them the greater sensibilities and responsibilities towards the society. But in majority of the cases, it is seen as missing. So responsibility and sensibility जो establish करने की बात है with this regard law, वो भी कहीं ना कहीं missing है, according to Vijay Vojla, a former medical representative and health activist. So what is the government's argument after all? सारी चीजें अगर इतनी नेगेटिव है तो फिर गवर्नमेंट की आर्गुमेंट क्या है? So government's argument in favor of the bill. Responding to the concerns raised by the various groups on the bill being more industry friendly, the health minister Mansukh Mandavia said, India is the pharmacy of the world and we have to work towards ensuring that the best medicines are provided while reasonable benefits are offered to business. Rationalizing laws, eliminating barriers and bolstering growth of businesses are important. बिल्कुल ठीक बात है कि ये भी important है, but फिर भी I mean one cannot be, trade off नहीं हो सकता कि एक cost पे, because ये जो health issue है, जो drugs related matter is a very sensitive issues. Fine, it's a matter of life and death at times. So therefore such kind of the issue जो raise की गई है उसको overlook नहीं करना चाहिए. Fine, we need to balance the interest of both. चलो, so that's it about editorials and opinion जो भी relevant editorials थे. Now quickly let us have a look at the miscellaneous facts. Should constitution be amended to make article 370 permanent? Asked CJI. So I hope you are aware कि जो hearing है related to this article 370 abrogation जो कि 2019 में सरकार ने किया था, एंड वहाँ से स्पेशल जो पावर थी जम्मू कश्मीर की असेंबली को, उसको now null and void कर दिया है, and now जम्मू कश्मीर is like any other state of India, not the special state. ठीक है, सो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो हियरिंग चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में सीजीआई ने क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, तो इस पे क्या निकल के आता है उसमें हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ये तो हियरिंग जो चल रही है कोर्ट में, वहाँ से कुछ निकल के आ रहा है. Public outcry will not affect a judicial decision. This was said by Supreme Court. Okay. What else important? No confidence motion, a sign of mistrust within. Okay. प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है. सो नो ट्रस्ट मोशन होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन भी किया हमने, क्वेश्चन भी सॉल्व किया रिलेटेड टू दिस. कल से इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई है. 10 तारीख को प्राइम मिनिस्टर अपनी व्यू रखेंगे. ठीक है, जो उनके गवर्नमेंट के खिलाफ ये नो ट्रस्ट मोशन इंट्रोड्यूस किया है, लाया है विपक्ष ने. ठीक है, राज्यसभा अगेन passes 4 bills in the absence of opposition. ये कौन से बिल हैं? सो 4 bills. द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन
बिल, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल, इस पे भी हम एक एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल डेंटल कमीशन बिल एंड द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। सो ये 4 बिल्स कल राज्यसभा से पास हो गई हैं। ठीक है, जो 2 बिल हमने नहीं डिस्कस किया उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करंट अफेयर्स में जरूर कर लेंगे। ओके, मोर स्टूडेंट्स यूजिंग स्मार्टफोन्स फॉर एंटरटेनमेंट देन स्टडी सर्वे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई हो रहा है नहीं है। 49.3% of students have access to gadgets, but only 34% of that number use them for studies. Out of 49%, 34% using them for the study purposes. ठीक है, वर्ल्ड पेज से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है तो। रशियन अटैक ऑन यूक्रेन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, तो ये चल जैसे तो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की नो एंडिंग दिख रही है नियर टर्म में। इमरान खान को सजा हो गई है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट रेलिवेंट। फिजिकल फायर पावर नेसेसरी टू हैंडल एक्सोजेनस शॉक्स। ठीक है, तो नो फेवरेबल चेंज in global headwinds associated risks since union budget, says finance ministry, as it conveys inability to release medium term expenditure framework under FRBM Act. Keeping the powder dry, finance ministry underlines the lack of any favorable change in global uncertainties headwinds since February. ठीक है, सो इसलिए जरूरी है, मिनिस्ट्री has cited unprecedented global uncertainties that may adversely affect medium term projections while skipping fiscal projection for this year 24, 25, 25, 26. Effective management of exogenous shocks, exogenous means external, necessitates additional flexibility. Medium term expenditure framework requires assumptions about growth rate, revenue receipts. तो गवर्नमेंट ने ना लाने के पीछे ये तर्क दिया है कि एक्सोजेनस शॉक्स जो हैं वो अभी भी डिसिपेट नहीं हुई हैं एंड देयरफॉर ग्लोबल हेडविंड्स हैं जो रिस्क है उसकी वजह से ऐसा किया है सरकार ने कि has shown the inability to release medium term expenditure framework जो कि FRBM Act के अंडर mandatory है, the statutory provision to actually come up with such medium term framework. ठीक है, wheat prices jump to 6-month high. Okay, by almost 18% surge देखने को मिली है. Finally we have landed on the sports page. एंड स्पोर्ट्स पेज से सच कोई मेजर इवेंट्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई विल बी स्टॉपिंग हियर ओनली, बट बिफोर दैट लेट अस टेक द सी द टुडेज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टुडेज डिस्कशन जो कि आपने सॉल्व करना है। तो सी द क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज एनालिसिस for prelims. First is, consider the following statement: the CHIPS Act of Russia aims to boost semiconductor manufacturing. Second is, India's semiconductor mission is being managed by the CDAC. Choose the correct answer. ठीक है, सो हमने इसको डिस्कस किया, इसके बेस पे आपने आंसर फाइंड आउट करना है करेक्ट क्या है। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एग्जामिन द रिसेंटली पास जन विश्वास बिल 2023 जिसको हमने डिस्कस किया। सो इसके बेस पे आपने इस आंसर को लिखना है एंड 10 मार्क्स से क्वेश्चन है फॉर 150 वर्ड्स आईबीसी की फॉर्मेट में अपने इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, so that's is as far as today's Hindu analysis is concerned. If you have any query, anything, we put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.